हाय स्टूडेंट, आज इस ऑनियन फिजिक्स लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के एप्लीकेशन, वैरायटी ऑफ सिचुएशन बेस्ड ऑन विच मेनी क्वेश्चंस आर फ्रेम्ड ऑन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। हमारे नए व्यूअर्स के लिए बता देता हूं मैं, ऑनियन फिजिक्स इज सच अ सीरीज ऑफ लर्निंग फिजिक्स जिसमें आप जैसे ऑनियन की लेयर्स पील करते हैं और अंदर नया ऑनियन निकलता है, उसी तरीके से हम यहाँ पे अलग अलग सिचुएशंस की लेयर खोलते जाते हैं और नए नए कॉन्सेप्ट की स्टडी करते हैं। दिस इज अ नॉन ट्रेडिशनल टीचिंग ऑफ फिजिक्स जहाँ पे थ्योरी फिर एग्जाम्पल्स नहीं लेते, हम सिचुएशन से पूरी की पूरी फिजिक्स को लर्न करते हैं। और इस सीरीज को फॉलो करने के लिए मैं फॉलो कर रहा हूं हमारी फिजिक्स गैलेक्सी की बुक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वॉल्यूम 3A, क्योंकि इस बुक के अंदर कोचिंग एट होम फॉर्मेट के अंदर ऐसी लैंग्वेज में पूरी की पूरी फिजिक्स डेवलप की गई है कि आप ऑनियन फिजिक्स के एप्लीकेशंस के साथ बेसिक थ्योरी, इलस्ट्रेशंस, प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस इस बुक से फॉलो करते हैं। सारी एक्सरसाइजेस इसमें सॉल्व हैं तो ऑटोमेटिकली आपके कॉन्सेप्ट उस लेवल पे ग्रो होंगे जहां पे आपको किसी और सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इन सिचुएशंस को समझने के लिए आप डीप थ्योरी में भी जाना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे ऑलरेडी कॉन्सेप्ट वीडियो की फॉर्म में डिटेल्ड फिजिक्स की पूरे सिलेबस अवेलेबल है। रिवीजन के लिए रिवीजन चेकलिस्ट सीरीज कंप्लीट है और एडवांस इलस्ट्रेशन सीरीज उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो जेईई एडवांस या फिजिक्स ओलंपियाड लेवल पे प्रिपेयर करना चाहते हैं। सो आइए आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के एक सेक्शन में जहां पे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की सिचुएशंस डील करेंगे। और उससे आगे बढ़ने से पहले मैं क्विक रिकैप ले रहा हूं, जो बच्चे नए हैं वो इस लेक्चर के बाद पुराने लेक्चर्स से भी फॉलो कर सकते हैं। इफ वी टॉक अबाउट द रिकैप, फर्स्ट थिंग वी हैव डिस्कस्ड अबाउट कूलम्स लॉ, जहां पे हमने इलेक्ट्रिक फोर्सेस की अलग अलग सिचुएशंस के एप्लीकेशंस की बात करी थी। देन वी टॉक्ड अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एंड इट वाज नॉट जस्ट थ्योरी ऑफ फील्ड एंड पोटेंशियल, वी हैव टेकन अप मेनी प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन एज वेल एज इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन चार्जेस। सिमिलरली सेम पोटेंशियल के एनालिसिस पे हमने बात करी थी। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज एप्लीकेशन मैकेनिक्स। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वेदर इट इज जेईई मेन, जेईई एडवांस, नीट, बोर्ड एग्जाम, हर जगह आपको मैकेनिक्स के एप्लीकेशंस की जरूरत पड़ेगी। और इन डेप्थ थ्योरी के लिए और अलग अलग वैरायटी की क्वेश्चंस के लिए आई स्ट्रांगली सजेस्ट ऑल ऑफ यू शुड ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल। पीजी टेलीग्राम को ज्वाइन करने के लिए आप ज्वाइन करें t.me/physicgalaxyworld। देयर आर लॉट ऑफ रिसोर्सेज वी कीप ऑन पोस्टिंग ऑन दिस चैनल फ्रॉम वेयर यू कैन ग्रो योरसेल्फ और एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेवल पे आप अपनी फिजिक्स को बूस्ट कर सकते हैं। लास्ट इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल का पर्पस था कि आपको डाइपोल की वैरायटी ऑफ सिचुएशन में फील्ड और पोटेंशियल निकालना सिखाया जाए और साथ ही फील्ड में, एक्सटर्नल फील्ड में डाइपोल रखते हैं तो क्या केसेस बनते हैं वो चीजें आप सीख सकें। अब मैं स्टार्ट करने वाला हूं सबसे पहली सिचुएशन, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्रॉम अ पॉइंट चार्ज। All of you know from the basic theory point of view, if there is a plus q charge, it originates flux in radially outward direction. Flux are basically line of forces जो किसी भी चार्ज से निकलती हैं, या लाइन ऑफ फोर्सेस हमें ये बताती हैं किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड क्या है। ये बेस पॉइंट आपने पढ़ा हुआ है, कोई भी एक इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है, इफ दिस एन इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। हम आगे डिस्कस करेंगे हाउ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस आर स्ट्रेट, बेंड कैसे होती हैं, सारी चीजें इसी लेक्चर में आएगा। तो किसी भी पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो होती है वो होती है टेंजेंशियल टू दैट पॉइंट। और यहाँ पे जितनी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस एग्जिस्ट करेंगी उनकी पर यूनिट एरिया जो डेंसिटी होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बताती है। सो यहाँ पे अगर डी फाई अमाउंट ऑफ लाइंस या डी फाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक डीएस एरिया में से पास हो रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड कैन बी रिटन एज d phi upon ds, flux per unit area. d phi is the quantum of electric line of forces. Electric line of forces theoretically imaginary lines होती हैं, लेकिन flux is a physical quantity used to measure electric line of forces quantum. और डी फाई फ्लक्स है ds एरिया में और ये परपेंडिकुलर है तो इज रिटन एज डी फाई बाई डी एस। तो किसी बड़े एरिया में से अगर फ्लक्स भी निकालना हो तो फाई कैन बी रिटन एज ई डी एस इंटीग्रेशन, और मोर प्रिसाइजली वी राइट इट ई डॉट डी एस, क्योंकि यहाँ पे मैंने नॉर्मल लिया है। अगर किसी एंगल पे होगा तो उसका कॉस थीटा लेना पड़ेगा। यू नीड टू कंसीडर अ कंपोनेंट ऑफ एरिया परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, then d phi upon ds perpendicular gives you the electric field quantum. So this can be written as integration of EDS or integration of EDS cos theta, where theta is the angle between area vector and electric field. अभी और जैसे जैसे हम आगे डेप्थ में एप्लीकेशंस पे जाएंगे तो एप्लीकेशन ऑफ दिस फ्लक्स कैलकुलेशन विल बी मच मोर क्लियरर टू यू। अभी सिर्फ आप इस एक्सप्रेशन को दिमाग में रखें। और जिन बच्चों ने हमारे कॉन्सेप्ट वीडियो से थ्योरी कवर कर रखी है, विच आई एडवाइस कि अगर थ्योरी कवर करके ऑनियन फिजिक्स पे आएंगे तो ये सोने पे सुहागा, अदरवाइज आप बाद में भी कवर कर सकते हैं। पीजी वॉल्यूम 3 जो बुक है इससे भी आप रीड आउट कर सकते हैं। सो एक पॉइंट चार्ज क्यू से
जो क्वांटम ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलता है, फ्लक्स ड्यू टू अ चार्ज q, दिस वी राइट एज q by epsilon नॉट. अभी वी आर नॉट गेटिंग इनटू द डेरिवेशन, विल टॉक अपॉन द एप्लीकेशन. द फ्लक्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम अ चार्ज q इज q by epsilon नॉट. ये आपको ध्यान रखना है. दिस कैन बी डिराइव्ड इन वेरी सिंपल एंड एलॉबरेटेड मैनर. कई सारे एप्लीकेशंस हो सकते हैं, बट आपको ध्यान ये रखना है कि पॉजिटिव चार्ज है तो उससे आउटवर्ड फ्लक्स होता है q by epsilon नॉट, एंड इफ देयर इज अ चार्ज माइनस q तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस पे टर्मिनेट होता है इन इनवर्ट डायरेक्शन, रेडियली इनवर्ट डायरेक्शन, एंड दिस फ्लक्स इज ऑल्सो q by epsilon नॉट. और चार्ज की सराउंडिंग में कोई और चार्ज है या नहीं, इट डज नॉट अफेक्ट दिस रिलेशनशिप. और इन द क्लोज नेबरहुड ऑफ चार्ज ऑलवेज द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज आर इन रेडियली आउटवर्ड फॉर पॉजिटिव चार्ज, रेडियली इनवर्ड फॉर नेगेटिव चार्ज. इन चीजों को और एलॉबरेट करेंगे मल्टीपल केसेस पे. आइए आगे बढ़ते हैं और अलग अलग सिचुएशंस को देखते हैं जिन पे बेस्ड क्वेश्चंस कई तरीके से फ्रेम होते हैं. पोजी प्लीज क्लियर करें. थैंक यू पोजी. सो एक सिचुएशन हम यहाँ पे स्टूडेंट्स लेंगे, फ्लक्स मेजरमेंट बाय अ पॉइंट चार्ज. अभी हमने बात करी थी, एक पॉइंट चार्ज अगर पॉजिटिव है तो रेडियल और नेगेटिव है तो रेडियली इनवर्ड जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इससे ओरिजिनेट या टर्मिनेट होता है दैट इज q by epsilon नॉट. सो कभी भी किसी चार्ज या किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से अगर हम कैलकुलेट करें तो फ्लक्स इज रिटन एज इंटीग्रेशन ऑफ e ds cos थीटा. ये अभी हमने डिस्कस किया था. सो 2 केसेस आई एम गोइंग टू टेक अप इन दिस सिचुएशन. मोर केसेस वी आर गोइंग टू टेक अप नेक्स्ट टू अंडरस्टैंड द एप्लीकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ calculation of electric flux, that's important. So I will look on this case 1 जिसमें एक पॉइंट चार्ज q एक डिस्क से x डिस्टेंस पे रखा है, डिस्क इज ऑफ रेडियस r. साथ ही हम एक केस 2 भी देखेंगे, एक पॉइंट चार्ज है l लेंथ के सिलेंडर जिसकी रेडियस r है, उसके मिड पॉइंट पे रखा हुआ है. नाउ अगर हमें कैलकुलेट करना है कि इस डिस्क में से कितना फ्लक्स पास हो रहा है, वी नीड टू कैलकुलेट द फ्लक्स पासिंग थ्रू द डिस्क, ये निकालेंगे. और सेकंड हम यहाँ पे बात करेंगे फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम द सिलेंड्रिकल सरफेस, फाई थ्रू द सिलेंड्रिकल सरफेस. जो इसकी लेटरल सरफेस है, सिर्फ लेटरल सरफेस के फ्लक्स की हम यहाँ पे बात करेंगे. दिस व्हाट वी नीड टू कैलकुलेट इन द 2 केसेस. नाउ फर्स्ट केस में अगर हम बात करें, दोनों केसेस में दो तरीके हैं सॉल्व करने के इस फ्लक्स कैलकुलेशन को, और दोनों मेथड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वेदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जेईई मेन और नीट. किसी भी लेवल पे, इवन जेईई एडवांस लेवल पे भी ये चीज़ें काम आती है. और इस वीडियो के आखिर में एक ओटीवीटी लेवल का मैं क्वेश्चन लूंगा, वहाँ पे ये सारी चीज़ें काम आने वाली हैं. तो बहुत केयरफुली लास्ट तक अपने नोट्स बनाते रहो और ऑब्जर्व करते रहो, फिर लास्ट क्वेश्चन को डिस्कशन अपन कमेंट्स में करेंगे. सो अगर इस पॉइंट चार्ज की वजह से बात करें, पहला बेस फंडामेंटल मेथड होता है e ds cos थीटा. तो सबसे पहले हम देखेंगे q की वजह से इस डिस्क में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म है या चेंजिंग है. सीधी सी बात है, q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इज kq by x स्क्वायर विच चेंजेस कंटिन्यूअसली एट एवरी x. तो अलग अलग पॉइंट का डिस्टेंस इस q से अलग अलग है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगा. वी नीड टू मेक यूज ऑफ दिस इंटीग्रेशन. कई बार ऐसा होता है कि अगर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड किसी रीजन में है तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई सरफेस रखी जाए, ये थ्योरी में आपने ऑलरेडी कर रखा है, जहाँ पे भी इन डेप्थ चीज़ों को रिव्यू करना है आप कॉन्सेप्ट वीडियो पे जाके रिव्यू कर सकते हैं. अगर एस सरफेस इसके परपेंडिकुलर है तो यहाँ पे फाई डायरेक्टली आप ES कर सकते हैं, इंटीग्रेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. लेकिन अगर अलग अलग डिस्टेंस पे अलग अलग वैल्यूज़ हैं तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा. और डिस्क में किस तरह का एलिमेंट लेंगे आपको पता है, एट ए डिस्टेंस y, यहाँ पे dy विड्थ की एक एलिमेंटल स्ट्रिप हम ले लेते हैं विच इज ऑफ रिंग शेप्ड. The ring is having a width dy and it is of radius y. ऐसे भी लिख सकते हो आप, this dy and this radius is y. सो अगर हम ये चेक करें कि इस q की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होना चाहिए, तो आप डायरेक्टली वैल्यू डाल सकते हैं kq by डिस्टेंस स्क्वायर, एंड दिस डिस्टेंस इज रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. सो दिस x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसका एरिया वेक्टर होगा इसके परपेंडिकुलर ds एंड द वैल्यू ऑफ ds विल बी 2 pi y dy. सो ओवरऑल टास्क इज कंप्लीटेड. बीच का एंगल यहाँ पे थीटा है. तो अगर हमको फ्लक्स कैलकुलेट करना है, दिस इंटीग्रेशन ऑफ e ds, e इज kq अपॉन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ds इज 2 pi y dy, एंड cos थीटा हियर इज x अपॉन दिस, so this x मल्टीप्लाइड बाय, हम इसकी पावर 3/2 कर देते हैं, इंटीग्रेट 0 to r करेंगे. इंटीग्रेशन आई एम लिविंग एज एन एक्सरसाइज फॉर यू, आप करके रिजल्ट निकाल लीजिएगा. एंड इट इज़ ऑल्सो एडवाइजेबल आप सिचुएशन 2 को, केस 1 को पोस्ट करके आंसर कमेंट सेक्शन में भी डालिए, सो दैट अदर स्टूडेंट्स कैन डिस्कस. बट दिस इंपॉर्टेंट कि मैं सजेस्ट करूँगा कि आप कमेंट सेक्शन में जहाँ पे भी आंसर डालते हैं उसी जगह डिस्कशन करें, मल्टीपल थ्रेड्स को ओपन ना करें. सो इन दिस सिचुएशन दिस वन वे आउट टू कैलकुलेट द फ्लक्स. एक और तरीका भी है, पॉइंट चार्ज का टोटल फ्लक्स हमको पता है कि एक पॉइंट चार्ज से जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलता है इन ऑल डायरेक्शंस, दिस टोटल फ्लक्स ड्यू टू अ चार्ज q इज q by epsilon नॉट. अब इस डिस्क में कितना जाएगा, तो हम ये देख सकते हैं कि डिस्क इज फॉर्मिंग अ कोन एट दिस पॉइंट चार्ज q. डिस्क की जो पेरिफेरी है वो इसके ऊपर एक कोन बना रही है.
तो इस कोन में जो फ्लक्स जा रहा है वो हमको कैलकुलेट करना है, तो यूनिटरी मेथड से निकाल सकते हैं, बिकॉज 3 डायमेंशनल स्पेस जो एक पॉइंट पे सॉलिड एंगल सबटेंड करता है होता है 4 पाई रेडियंस। तो इस डिस्क में से कितना फ्लक्स पास होगा, मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ फाई थ्रू डिस्क कैन बी रिटन एज q by epsilon naught divided by 4 pi multiplied by the solid angle subtended by disk at the charge, which is q by 4 pi epsilon naught into 2 pi 1 minus cos theta। cos theta का वैल्यू है, आप जब निकालेंगे तो ये वाली वैल्यू और ये वैल्यू दोनों सेम आएंगी। एंड आई स्ट्रांगली सजेस्ट आप दोनों निकाल के देख लीजिए। और कुछ स्टूडेंट्स को अगर सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट नहीं पता, हमारी वेबसाइट पे या यूट्यूब में सॉलिड एंगल फिजिक्स गैलेक्सी के 4 वीडियोज़ हैं सीक्वेंस में, उन चारों वीडियो को देखिए, सॉलिड एंगल हमेशा के लिए आपका क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। या हमारी मोबाइल ऐप पे सॉलिड एंगल बेसिक मैथमेटिकल टूल्स में बताया गया है, तो पीजी की फिजिक्स गैलेक्सी मोबाइल ऐप डाउनलोड करके बेसिक मैथमेटिकल टूल के कॉन्सेप्ट वीडियो में सॉलिड एंगल देख लो। दिस कॉन्सेप्ट विल बी परमानेंटली क्लियर, क्योंकि सॉलिड एंगल ना सिर्फ फ्लक्स में काम आता है बल्कि लाइट में भी काम आता है, ऑप्टिक्स, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में भी कई जगह काम आता है। तो यू नीड टू हैव अ फेयर आइडिया अबाउट सॉलिड एंगल, दैट्स ऑल्सो इंपॉर्टेंट। अगर केस 2 की बात करें तो अब शायद बात करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमने एक चार्ज से x डिस्टेंस पे डिस्क का फ्लक्स निकाल लिया। तो इस चार्ज से यहाँ से L/2 डिस्टेंस पे जो ये वाला सर्किल है, इसका फ्लक्स इसी फॉर्मूले से डायरेक्टली आ जाएगा। तो टोटल q बाई एप्सिलॉन नॉट में से ये 2 डिस्क का हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, जो फ्लक्स इधर और इस ऊपर वाले कोन में जाएगा। बाकी सारा जो इसका फ्लक्स है वो लेटरल सरफेस से निकलने वाला है। तो जो फाई सिलेंडर लेटरल सरफेस है, दिस कैन बी रिटन एज q बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस ट्वाइस दी फाई ऑफ अ डिस्क। ये वाला रिजल्ट आप एज इट इज यूज करेंगे, फर्क ये होगा x की जगह आपको L/2 लेना है, बाकी ये क्वेश्चन तो डायरेक्टली हो गया। सो दिस कॉन्सेप्चुअल अलाइनमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आइए कुछ और केसेस देखते हैं फ्लक्स कैलकुलेशन के। सो ये जितनी भी हम केसेस और सिचुएशन देखेंगे, ये सारी चीजें आपके ब्रेन को इवॉल्व करती चली जाएंगी। तो जस्ट स्टे ट्यून्ड विद द सिस्टम, वीडियो को पूरा जरूर देखना ताकि हम लेवल भी धीरे धीरे एलिवेट करें और आपकी अंडरस्टैंडिंग भी बढ़े। पोजी प्लीज क्लियर करें। थैंक यू पोजी। स्टूडेंट्स, अभी हमने जो पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स की कैलकुलेशन करी, उसी चीज को हम एक्सटेंड करते हैं फॉर द केस ऑफ अ लाइन चार्ज। कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर अपन किसी लाइन चार्ज की वजह से बात करें, तो सबसे पहले तो आप ये समझिए, इफ देयर इज अ लाइन चार्ज तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स रेडियली आउट होगा, बट नॉट इन स्फेरिकली सिमेट्रिक डायरेक्शन, इट इज सिमेट्रिक इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द लाइन चार्ज। हैव अ लुक ऑन दिस केस। हमारे पास एक लाइन चार्ज है विच इज चार्ज विद लैम्डा कूलम पर मीटर, और इससे r डिस्टेंस पे there is a rectangular sheet of which the center is located at a distance r, और ये शीट इस लाइन चार्ज के परपेंडिकुलर रखी हुई है, और हमको इसी में से कितना फ्लक्स पास हो रहा है, फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस ABCD, दिस वी वांट टू कैलकुलेट। ट्रेडिशनल मेथड हमेशा अवेलेबल है, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एक्स। पहले मैं वो मेथड बताता हूँ, नीट के स्टूडेंट चाहें तो उस मेथड को स्किप कर दीजिएगा, लेकिन ऑब्जर्व केयरफुली करिएगा, फिजिक्स अंडरस्टैंडिंग के लिए दैट्स एक्सट्रीमली यूजफुल। उसके लिए हम सबसे पहले इस सिचुएशन का टॉप व्यू देखेंगे। अगर इसी सिचुएशन का टॉप व्यू देखा जाए तो ये वाला लाइन चार्ज एक पॉइंट की तरह से दिखाई देगा विद लैम्डा कूलम पर मीटर, और यहाँ से r डिस्टेंस पे हमको सिर्फ ये AB दिखाई देगा, और A के नीचे होगा D और B के नीचे होगा यहाँ पे C। सो दिस इज अ रेक्टेंगुलर सरफेस लाइक दिस। तो ये वाली जो विड्थ दिखाई देगी ये B दिखाई देगी। आई होप ऑल ऑफ यू आर इन सिंक वेदर यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस टॉप व्यू ऑफ दिस सिचुएशन और नॉट। मतलब ऊपर से देखेंगे तो ऐसा दिखाई देगा। अब इस लाइन चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इट विल बी इन रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन इन अ 2 डायमेंशनल प्लेन। आप हर पॉइंट पर देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होगा इस तरह का हर पॉइंट के ऊपर, लेकिन ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में होगा बिकॉज द लाइन चार्ज इज वर्टिकल। अब अगर इस शीट में से हमको फ्लक्स कैलकुलेट करना है, तो मैं इसके सेंटर से एट ए डिस्टेंस x एक एलिमेंटल स्ट्रिप लूंगा ऑफ विड्थ dx, और इसका जो एरिया होगा ds दैट विल बी इक्वल टू l dx। दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड, क्योंकि मेरा पर्पस भी ऑनियन फिजिक्स में यही है कि आपके दिमाग को और इवॉल्व करें, अंडरस्टैंडिंग, इमेजिनेशन और बेटर होती जानी चाहिए। ये जो dx विड्थ की एक स्ट्रिप ली है, यहाँ o से x डिस्टेंस इधर dx विड्थ की लंबी स्ट्रिप है जिसकी लेंथ है, बट ऊपर से देखने पे सिर्फ dx दिखाई देगी। सो इस लाइन चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। वैल्यू कैन बी रिटन एज 2k लैम्डा बाई डिस्टेंस इज रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, और इसका एरिया वेक्टर ds यहाँ पे होगा, दैट इज l dx। तो अगर मैं फ्लक्स कैलकुलेट करता हूँ तो इट विल बी d phi दिस फ्लक्स थ्रू स्ट्रिप, एलिमेंटल स्ट्रिप। सो d phi will be e ds cos theta, and in this case when we calculate this d phi, it will be lambda by 2 pi epsilon naught root of r square plus x square, and ds in this situation is l dx. Cos theta here will be, if this angle is theta, this is also theta, cos theta will be r upon root of
आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये स्क्वायर हो जाएगा. नाउ यू कैन इजीली इंटीग्रेट दिस एक्सप्रेशन विच इज लिम्डा एल आर अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, this is r square plus x square dx. You can integrate it within limits from minus b by 2 to plus b by 2 x की limit and you'll get the final result of electric flux passing through this rectangular surface ABCD. ये phi ABCD निकल के आया. अब यही रिजल्ट हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं बाई कंसिडरिंग एन इमेजिनरी सिचुएशन. लाइक यहाँ पे एक रियल वायर है, इट इज़ अ वेरी लॉन्ग वायर, बट हियर आई कंसिडर द वायर ओनली ऑफ लेंथ L जो कि इसकी साइज का है, और इसके जो कॉर्नर्स हैं इनका डिस्टेंस अगर मैं कैपिटल R ले लूँ, दिस डिस्टेंस स्मॉल r, तो कैपिटल R यहाँ पे डायरेक्टली लिखा जा सकता है दिस रूट ऑफ स्मॉल r स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई 4, क्योंकि सेंटर से ये वाला जो लाइन का डिस्टेंस है सेंटर से वो होगा b बाई 2 और ये वाली डिस्टेंस है r, तो रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई 4 इज कैपिटल R. तो अगर मैं कैपिटल R रेडियस का एक यहाँ पे सिलेंडर कंसिडर करूँ, जस्ट इमेजिन द सिचुएशन कि अगर यहाँ पे एक ये सिलेंडर कंसिडर करें तो ये वाली जो ABCD शीट है ये सिलेंडर की सर्कमफेरेंस पे ये ABCD जो वर्टिसेस हैं वो फिट हो जाएंगे. नाउ इन दिस सिचुएशन आई कैन इमेजिन कि इस पूरे सिलेंडर में जितना भी फ्लक्स जा रहा है वो 2 पाई एंगल में, लीनियर एंगल में या एक प्लेनर एंगल के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है, वेयर एज दिस शीट इज सबटेंडिंग एन एंगल alpha, where the value of alpha can be written as twice of, in this situation the value of alpha is equals to twice of tan इनवर्स ऑफ b बाई 2r. ये वो एंगल अल्फा है जो ये शीट सबटेंड कर रही है एट दिस वायर, और जो इस L लेंथ की वायर से फ्लक्स निकल रहा है वो फ्लक्स 2 पाई एंगल में. अब यहाँ सॉलिड एंगल नहीं लेंगे क्योंकि प्लैनर रीजन में या प्लैनर सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फ्लक्स distribute हो रहा है in radially symmetrical fashion. So in this case the flux originated by this L length of wire can be written as lambda L by epsilon naught to phi ABCD. Here I can directly write this lambda L divided by epsilon naught is the total flux divided by 2 pi multiplied by this theta which is 2 tan inverse of b by 2r. ये आपका डायरेक्टली आंसर निकल गया इस शीट में से कितना फ्लक्स जा रहा है. आप यहाँ पे कैलकुलेट करके देख लीजिए. दिस इज ऑल्सो कमिंग आउट टू बी दिस वैल्यू ओनली. सो स्टूडेंट कैसे निकाला ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जिसको समझ में नहीं आया है, नीट के स्टूडेंट्स को नहीं भी आया, आप बाईपास कर दीजिएगा, लेकिन दिस इज इंपॉर्टेंट कि हम इसको डायरेक्ट प्लानर लेवल पे अंडरस्टैंड करें. इंटीग्रेशन को उतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, बट जेई के स्टूडेंट्स को तो दोनों चीज़ों को बहुत केयरफुली समझना है और लिंक भी करना है. चाहे तो पिछले एक्सप्रेशन को या जो कुछ भी मैंने अभी यहाँ पे कराया इसको रिव्यू कर लें, वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिए जब तक कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड नहीं हो जाती. आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर. पोजी प्लीज क्लियर करें. Thank you, Poji. Student, next situation we are talking about the electric flux due to a large charge sheet. पॉइंट चार्ज की बात करी हमने, लाइन चार्ज की बात करी, अब एक शीट के फ्लक्स कॉन्फ़िगरेशन को अंडरस्टैंड करते हैं. हमें अच्छी तरह से पता है इफ देयर इज अ चार्ज शीट विद द चार्ज डेंसिटी सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर, तो इसके दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है इफ द शीट इज लार्ज एंड दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट. और अगर एक मेटल शीट है तो उसकी दो सर्फेसेस स्प्लिट हो जाती हैं, बीच में कोई चार्ज नहीं रहता मेटल में, तो डबल चार्ज हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट. Let us talk about the situation. यहाँ पे आपको एक चार्ज शीट दिखाई दे रही है. इट इज अ क्रॉस सेक्शनल व्यू. सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर शीट की चार्ज डेंसिटी है और हमने यहाँ पे एक स्फेरिकल सरफेस कंसीडर किया. दिस इज अ स्फीयर. वी कंसीडर्ड अ स्फीयर of radius r, but its center is located at a distance small r from the sheet. It is a hypothetical sphere or a spherical surface we are considering. आप हमेशा ध्यान रखेंगे जब भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस या केसेस आपके सामने आएंगे तो उसमें जो भी सरफेस के बारे में क्वेश्चन में दिया जाता है, जिन सरफेसेज में से फ्लक्स निकालना है वो ज़रूरी नहीं है कि रियल सरफेसेज हो. रियल हो भी सकती हैं या इमेजनरी हाइपोथेटिकल भी हो सकती हैं जो आपको इमेजिन करनी पड़ेगी. ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा. यहाँ पे अगर स्फीयर की बात करें, देयर कैन बी मल्टीपल केसेस. अगर मान लो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन आता है फाइंड फ्लक्स थ्रू द स्फेरिकल सरफेस, स्फीयर में से कितना फ्लक्स निकलेगा, तो सबसे पहले आप देखिए कि इस स्फेरिकल क्लोज सरफेस में कितना चार्ज एनक्लोज्ड है. दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस. तो यहाँ पे अगर ये वाली रेडियस x मानी जाए तो एक ये सर्कुलर डिस्क मान सकते हैं. यू नीड टू इमेजिन कि एक लार्ज शीट के सामने स्फीयर है, तो स्फीयर जो इंटरसेक्ट करेगा इस शीट पे ये एक सर्कुलर डिस्क होगी ऑफ रेडियस x. तो इसके ऊपर जो चार्ज होगा Q वो आप लिख सकते हैं सिग्मा मल्टीप्लाइड बाई पाई एक्स स्क्वायर. दस आई एम लीविंग इट ऑन योर इमेजिनेशन टू अंडरस्टैंड कि ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ. यहाँ पे जो स्फीयर इंटरसेक्ट होगा एक डिस्क पे इंटरसेक्ट होगा और डिस्क का रेडियस x है. अब चार्ज निकल गया तो इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे भी यूनिफॉर्म है और राइट साइड में भी यूनिफॉर्म है. अब हम दो तरीके से ये वाला फ्लक्स निकाल सकते हैं. एक तो आप ये ले लीजिए कि ये वाला जो फ्लक्स यूनिफॉर्म जा रहा है
इस यूनिफॉर्म जाने वाले फ्लक्स का क्रॉस सेक्शन कितना है। इससे जो भी फ्लक्स निकल रहा है वो एक्स रेडियस की डिस्क में से निकलता हुआ अपीयर हो रहा है, तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा फाई, दिस फाई विल बी इक्वल्स टू ई इंटू पाई एक्स स्क्वायर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो हम ई इंटू एस यूज़ करेंगे। और इतना ही फ्लक्स बैक साइड से निकलेगा, तो स्फीयर की पूरी सरफेस में से जो फ्लक्स निकल रहा है, this will be 2 phi, that can be written as 2 into electric field in this situation as sigma by 2 epsilon naught multiplied by pi x square. This is the result we are getting in this case. Now यही result, ये तो हमने E into S से निकाला, ये अब अपने कन्वेंशन से बात करें तो टोटल चार्ज इतना है, ये चार्ज कितना फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा, ये करेगा Q by epsilon naught. So आप डायरेक्टली इस phi थ्रू स्फीयर को लिख सकते थे Q डिवाइडेड बाई epsilon naught, क्योंकि पूरा चार्ज स्फेरिकल रीजन में एनक्लोज्ड है। So this can be given as sigma pi x square by epsilon naught। आप डायरेक्टली दोनों को देख के गेस कर सकते हैं, दोनों रिजल्ट सेम ही है। तो ये जो दो तरीके से हम निकाल रहे हैं फ्लक्स, इन दोनों को अब मर्ज करने का टाइम आ गया, चाहे पॉइंट चार्ज हो, लाइन चार्ज हो, अब यहाँ पे हमने लार्ज शीट की बात करी है, किसी भी तरह के कॉन्फ़िगरेशन हो, हमेशा आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक ट्रेडिशनल मेथड यानी ई डॉट एस या ई डॉट डी एस के इंटीग्रेशन से निकाल सकते हैं या क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट से निकाल सकते हैं। अब इन दोनों को जब इक्वेट कर दिया जाता है तो जो एक्सप्रेशन बनता है दैट इज कॉल्ड एक्सप्रेशन ऑफ गॉस लॉ। यही गॉस लॉ है। गॉस लॉ के बारे में आपको एक डेफिनेशन की अगर बात करें तो सिर्फ गॉस लॉ ये कहता है, इफ वी टॉक अबाउट गॉस लॉ, नेक्स्ट पॉइंट यहीं पे ले लेते हैं अपन सिचुएशन 4 की अंडरस्टैंडिंग के लिए। सिचुएशन 5 गॉस लॉ अगर हम यहाँ पे एनालाइज करें तो डेफिनेशन के लिए आप ये कह सकते हैं, फॉर अ क्लोज्ड सरफेस, डिटेल में अगर गॉस लॉ कवर करना है, मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वॉल्यूम 3A ऑफ फिजिक्स गैलेक्सी फॉलो कर रहा हूँ। तो इस फिजिक्स गैलेक्सी की बुक में बहुत सारी चीज़ें इन डेप्थ डिटेल में एक्सप्रेस्ड भी हैं, इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स भी हैं, बहुत सारी प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज और बैक एक्सरसाइजेज भी हैं और सारी सॉल्व भी हैं। तो आई स्ट्रांगली सजेस्ट साथ साथ इन डेप्थ थ्योरी आप यहाँ से भी कवर कर सकते हैं, हमारे कॉन्सेप्ट वीडियो से भी देख सकते हैं, तो वहाँ डेफिनेशन मिल जाएगी। तो ऑनियन फिजिक्स में डेफिनेशन पर हम ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, बट गॉस लॉ एप्लीकेशन लेना, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग। फॉर अ क्लोज सरफेस वी यूज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस। क्लोज सरफेस है तो इंटीग्रेशन को क्लोज सरफेस पे अप्लाई करने के लिए एक सिंबल बना देता है। दिस शुड बी इक्वल्स टू क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। दिस व्हाट यू नीड टू कीप इन माइंड कि किसी भी क्लोज सरफेस के लिए जो टोटल फ्लक्स उस सरफेस में से बाहर निकलता है, उस फ्लक्स को हम क्यू एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर मान सकते हैं। दिस व्हाट गॉस लॉ स्टेट्स। और अब तक हम जितने भी केसेस लेके आए उसमें क्लोज हो या ना हो, हम चार्ज के सॉलिड एंगल, प्लानर एंगल को यूज करके भी फ्लक्स निकालते रहे। अभी कुछ और केसेस हम देखेंगे फ्लक्स कैलकुलेशन से रिलेटेड, और गॉस लॉ के एप्लीकेशन हमको मेनली अब इस लेक्चर के लास्ट में कवर करने हैं कि यूजिंग गॉस लॉ हम किसी भी रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। बट पर्पस ये रहता है, दोनों जो तरीके हैं जिससे हम फ्लक्स निकालते हैं दोनों से फ्लक्स सेम आता है और कोई बड़ा कॉन्सेप्ट यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं। पोजी प्लीज क्लियर करें। थैंक यू पोजी। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट सिचुएशन में बहुत सारे केसेस आते हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन यूजिंग गॉस लॉ। अगर आप एनसीईआरटी लेवल पे स्टडी करेंगे या बोर्ड लेवल पे करेंगे तो गॉस लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड के सारे रिजल्ट डिराइव किए जाते हैं। हमारे कॉन्सेप्ट वीडियो में मैंने दोनों तरीके से रिजल्ट डिराइव कर रखे हैं, डायरेक्ट भी और यूजिंग गॉस लॉ भी। तो यहाँ पे कुछ ग्लिम्पसेस देखते हैं और उसी के डिफरेंट वैरायटी ऑफ सिचुएशन के केसेस देखते हैं जिसपे कि बेस्ड अलग अलग तरह के क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। हैव अ लुक ऑन दिस केस 1 व्हिच सेज कि एक आर रेडियस का सॉलिड स्फीयर है जिसकी चार्ज डेंसिटी रो कूलम पर मीटर क्यूब है। देन वी हैव अ लुक ऑन केस 2 जिसके अंदर लिम्डा कूलम पर मीटर का लाइन चार्ज है, और केस 3 जिसमें एक मेटल शीट है, सिग्मा सिग्मा दोनों सरफेसेस के ऊपर चार्ज डेंसिटी है। ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी भी आपको मेटल शीट दी जाती है क्वेश्चन में या किसी सिचुएशन में और चार्ज डेंसिटी सिग्मा है तो आप दोनों पे अलग अलग सिग्मा मान के एनालाइज करेंगे, कभी भी एक सरफेस पे सिग्मा की बात नहीं की जाएगी, ये हमेशा ध्यान रखना है। नाउ इन दिस सिचुएशन अगर मान लीजिए स्फीयर के अंदर एट ए डिस्टेंस x हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो आपको ये ध्यान रखना है अगर गॉस लॉ यूज करना है तो एक क्लोज सरफेस लेनी पड़ेगी। तो एक जनरल फंडामेंटल रूल है कि क्लोज सरफेस लेने के लिए वो सरफेस ऐसी होनी चाहिए जो सिमेट्रिक हो, उसकी सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड या सरफेस के पैरेलल हो या परपेंडिकुलर हो, अदरवाइज एनालिसिस डिफिकल्ट होते चले जाते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होना चाहिए, कोई फाइनाइट वैल्यू पे या जीरो होनी चाहिए, आइदर वेज यू कैन कंसिडर। तो यहाँ पे सीधी सी बात है, हम एक इनर स्फीयर कंसीडर करेंगे ऑफ रेडियस x। अब अगर x रेडियस का एक स्फीयर हमने यहाँ पे कंसीडर किया तो इस स्फीयर में से कितना फ्लक्स बाहर निकलेगा। तो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मान लिया जाए E in है, E in इज द इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस स्फीयर, ये मैं x ले लेता हूँ, विच इज लोकेटेड एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर, जो सरफेस का पॉइंट है। तो यहाँ पे यूजिंग गॉस लॉ आप डायरेक्टली लिख सकते हैं
इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं है क्योंकि स्फीयर के हर पॉइंट पे, इनर स्फीयर के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई इन ही रहेगा, बाई सिमेट्री हम कह सकते हैं। और surface area is 4 pi x square, so this will be E into 4 pi x square is equal to, why I have not taken cos theta, क्योंकि हर पॉइंट पे जो एलिमेंटल ds है वो ds भी क्या होगा, E के पैरेलल होगा, तो थीटा will be 0 at every point of this whole surface. This should be equal to enclosed charge by epsilon naught, और रो चार्ज डेंसिटी तो enclosed चार्ज होगा रो into 4/3 पाई एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से ई इनसाइड का जो वैल्यू है वो डायरेक्टली आता है 4 पाई, आप कैंसिल कर दीजिए, एक्स स्क्वायर कैंसिल कर दीजिए, दिस रो एक्स बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। तो ये रिजल्ट आपको ध्यान रखना है, ऑलरेडी एक्सप्रेशंस आपने करे हुए होंगे। मैं यहाँ पे एप्लीकेशन की बात करूँ, कैसे गॉस लॉ से हमने एक सॉलिड स्फीयर के अंदर फील्ड निकाला। अब क्विकली हम लाइन चार्ज की बात कर सकते हैं। एट ए डिस्टेंस एक्स फ्रॉम लाइन चार्ज हम सिमेट्रिक सरफेस इमेजिन करें तो एक सिलेंड्रिकल सरफेस होगी, लेंथ एल ले लेते हैं। तो अभी जो पिछले से पिछली स्लाइड पे मैंने केस एनालाइज किया था वैसा ही केस बन गया। इस सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो ई है, तो सरफेस के पूरे एरिया के ऊपर फील्ड और एरिया वेक्टर पैरेलल हैं, तो वी कैन राइट ई इंटू एरिया फॉर द सिलेंडर इज 2 पाई एक्स एल इज इक्वल टू एनक्लोज चार्जेस लेमडा एल बाई एप्सिलॉन नॉट। सो यहाँ पे आप देखिए एल कैंसिल हो जाता है और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आ जाता है लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स और 2k लेमडा बाई एक्स। In the same way we can talk upon case 3 which is that of a metal sheet. metal sheet के सामने अगर आपको फील्ड निकालना है तो कैसी भी एक सरफेस ले लीजिए जिसका एक पार्ट फ्लैट हो दूसरा परपेंडिकुलर हो। तो आप बॉक्स बना सकते हैं यहाँ पे इस तरह का। इफ यू कंसिडर इट लाइक अ बॉक्स, एक क्यूबॉइड कंसिडर कर लीजिए यहाँ पे। ये जो हमने बॉक्स कंसिडर किया या बॉक्स बनाया है, इसका अगर ये सरफेस एरिया S है तो इसके पीछे भी सरफेस एरिया S होगा। तो इस क्लोज्ड बॉक्स की अगर हम बात करें तो क्लोज बॉक्स में से इलेक्ट्रिक फ्लक्स या यहाँ से आएगा या यहाँ से आएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड बाई सिमेट्री हम E ले सकते हैं। तो यूजिंग गॉस लॉ यू कैन राइट ट्वाइस ऑफ E इंटू एस। वाई आई एम टेकिंग ट्वाइस, क्योंकि एक लेफ्ट में जा रहा है एक राइट में जा रहा है। दिस शुड बी इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे जो शीट है इसका भी S ही एरिया एनक्लोज हो रहा है, तो सिग्मा इधर टोटल चार्ज 2 सिग्मा into S divided by epsilon naught. So this 2S gets cancelled out. Electric field is giving us sigma by एप्सिलॉन नॉट। दिस व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। कई जगह पे मेटल शीट के केस में यहाँ अंदर फील्ड जीरो है तो इनकम्प्लीट, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की सरफेस भी ले सकते हो, पीछे जाने की जरूरत नहीं है। बट आप कैसे भी ले लो सरफेस, इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। ऐसा कोई रूल नहीं है कि मेटल शीट है तो सेंटर से लेके बाहर तक की सरफेस लेनी है। मैंने पूरा लेके भी निकाला, रिजल्ट तो वही आने वाला है, कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड द एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। अब इसी सिचुएशन में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अलग अलग केसेस की बात करते हैं कि कैसे हम गॉस लॉ के एप्लीकेशन से इलेक्ट्रिक फील्ड या चार्ज आइदर ऑफ दीज we can calculate। जी प्लीज क्लियर करें। थैंक यू वो जी। सो इसी सिचुएशन में हम एक केस और देख रहे हैं। अभी जो हमने बात करी थी वो यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के केसेस थे, और आप और भी सारे केसेस एनालाइज कर सकते हैं जो अभी मैंने आपको फिजिक्स गैलेक्सी वॉल्यूम 3 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, उसमें जितने पॉसिबल केसेस हो सकते हैं बहुत सारे लिए गए हैं। तो बुक को फॉलो कर लीजिएगा, बुक को चेक करने का रेफरेंस लिंक पिन कमेंट में है, वहां से भी आप देख सकते हैं। नाउ माय डियर स्टूडेंट, इफ यू हैव अ लुक ऑन दिस सिचुएशन व्हिच सेज फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट x लेस देन कैपिटल R इनसाइड दिस स्फीयर। अब स्फीयर कैसा है जिसमें चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट नहीं है, इट इज नॉन यूनिफॉर्म व्हिच इज वेरिंग विद AR प्लस B कूलम पर सेंटीमीटर क्यूब। मतलब जैसे जैसे हम सेंटर से दूर हट रहे हैं वैसे वैसे चार्ज डेंसिटी भी बढ़ रही है। अब अगर इसके अंदर एट ए डिस्टेंस x कहीं पे इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो हम क्या करेंगे, x रेडियस का वापस से हम एक स्फीयर कंसीडर करेंगे और इस स्फीयर पे गॉस लॉ लगा देंगे तो यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। सो एट दिस पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज E इनसाइड। अब यहाँ पे अगर मैं छोटा सा एलिमेंटल एरिया लेता भी हूँ तो उसका जो ds होगा, ये ds इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है तो cos थीटा तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो फ्लक्स कैलकुलेशन होगा दिस विल बी E इनसाइड मल्टीप्लाइड बाई 4 पाई एक्स स्क्वायर। E इंटू एस लूंगा क्योंकि यहाँ पे पूरे सिमेट्री के अकॉर्डिंग पूरे सरफेस ऑफ इस इनर स्फीयर ऑफ रेडियस एक्स फील्ड सेम रहेगा और एरिया वेक्टर फील्ड के पैरेलल है तो कॉस थीटा भी 1 हो जाएगा। नाउ दिस शुड बी इक्वल टू चार्ज एनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट। अब इसके अंदर का चार्ज कैसे निकालें, क्योंकि चार्ज डेंसिटी वेरिएबल है तो एक छोटे से इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ेगी। यहाँ से स्मॉल आर रेडियस का dr विड्थ का एक स्फेरिकल शेल कंसिडर होगा। इस शेल के अंदर अगर बात की जाए तो इसमें चार्ज होगा dq which is given by rho as a function of r multiplied by 4 pi r square dr. This is what we consider. Now in this situation, my dear student, if the charge is there, total charge enclosed can be integrated as ar plus b multiplied by 4 pi r square dr.
एंड लिमिट विल बी फ्रॉम 0 to x, क्योंकि x रेडियस तक का एनक्लोज चार्ज हमको निकालना है। दिस अ वेरी सिंपल इंटीग्रेशन, r क्यूब और r स्क्वायर वाला तो ये r⁴ हो जाएगा और ये r³ हो जाएगा। रिजल्ट भी हम लिख सकते हैं डायरेक्टली, दिस 4πa r³ का हो जाएगा x4/4, तो ये 4 कैंसिल हो जाएगा, प्लस 4πb r² का r³/3, तो दिस x³/3। सो you just need to use this charge over here divided by epsilon naught, 4πx² इधर ले आओ, e इनसाइड का ये वैल्यू आ जाएगा। दिस द रिजल्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। सो बहुत फंडामेंटल लेवल पे हम सॉल्व कर सकते हैं नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के केसेस भी यूजिंग गॉस लॉ। आइए आगे बढ़ते हैं, कुछ उल्टे केसेस करेंगे जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन होगा और हमको चार्ज निकालने होंगे। एक और सिचुएशन, पोजी प्लीज क्लियर करें। थैंक यू पोजी। स्टूडेंट्स, इस सिचुएशन में हम बिल्कुल रिवर्स एनालिसिस करेंगे। अभी हमने बात किया था चार्ज गिवन है और इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कैलकुलेट करना था यूजिंग गॉस लॉ, बिल्कुल उल्टा केस है। और इसके बाद मैं लास्ट आपको एक होमवर्क दूंगा जो ओटीबीटी प्रॉब्लम आपको अपने दिमाग से सोचनी है। कई जगह प्रॉब्लम अवेलेबल है लेकिन ब्रेन स्टॉर्मिंग के लिए इट्स एक्सट्रीमली हेल्पफुल। जेईई मेन और एडवांस आईपीएचओ स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत जरूरी है। नीट एस्पिरेंट्स चाहें तो उस प्रॉब्लम को स्किप कर सकते हैं, बट इस वीडियो की ये वाली स्लाइड बहुत जरूरी है। वी टॉक अबाउट चार्ज कैलकुलेशन इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। हियर यू कैन सी अ क्वेश्चन इज गिवन टू अस जिसमें एक 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक क्यूब दिया हुआ है ऑफ एज लेंथ a, और इसकी जो फर्स्ट एज है या सरफेस है वो ओरिजिन से r डिस्टेंस पे एंड दैट इज इन yz प्लेन, और रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट टू राइट है, इट इज ax² प्लस bx प्लस c, और क्वेश्चन में है कि इस क्यूब के अंदर हमको चार्ज कैलकुलेट करना है। आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस सरफेस के अंदर जाएगा E1, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ E2 इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से बाहर आएगा। E1 E2 का वैल्यू तो क्लियर है क्योंकि इस पॉइंट पे x का वैल्यू r है और यहाँ पे x का वैल्यू r प्लस a है। और आप एक चीज़ अच्छी तरह से जानते हैं थ्योरेटिकल लेवल के ऊपर, जब भी किसी सरफेस में फ्लक्स अंदर जा रहा होता है तो वो नेगेटिव होता है क्योंकि फील्ड और एरिया ऑपोजिट डायरेक्शन में cos 180 इज -1, और किसी सरफेस से फ्लक्स बाहर निकलता है चाहे किसी भी डायरेक्शन में निकले, अगर बाहर आ रहा है तो उस फ्लक्स को हम पॉजिटिव लेते हैं। सो यहाँ पे इस सरफेस पे φ1 होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यहाँ φ2 होगा, और φ1 विल बी नेगेटिव, φ2 विल बी पॉजिटिव। हम यहाँ पे बात कर सकते हैं टोटल फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम क्यूब। अगर क्यूब में से टोटल फ्लक्स देखा जाए तो आप डायरेक्टली इसको φ2 माइनस φ1 लिख सकते हैं, दिस φ3, क्योंकि φ2 इज अ पॉजिटिव फ्लक्स, φ1 इज अ नेगेटिव फ्लक्स गेटिंग इनटू इट, तो टोटल फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम द क्यूब इज φ2 माइनस φ1। वैल्यू आप लिख सकते हैं φ2 की E2 इंटू इसका सरफेस एरिया इज a² a मल्टीप्लाइड बाय, और इसकी पूरी सरफेस पे x का वैल्यू फिक्स है तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक फिक्स वैल्यू ऑफ x पे चेंज नहीं होगा, तो इस सरफेस पे यूनिफॉर्म है। तो हियर वी आर गोइंग टू यूज E इंटू एस ए, एक्स की जगह आप लेंगे r प्लस ए होल स्क्वायर प्लस b इंटू आर प्लस ए प्लस सी मल्टीप्लाइड बाई a²। अब ये a सेम भी है, दिस जस्ट अ कांस्टेंट, माइनस ये आया φ2 माइनस φ1, आप लेंगे यहाँ पे ar² प्लस br प्लस सी मल्टीप्लाइड बाई a²। ये आपका टोटल फ्लक्स है जो क्यूब में से बाहर निकल रहा है। दिस माइनस दिस यू कैन राइट इट q इनसाइड यानी एनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन नॉट इधर ले आइए, यहाँ से आपके पास q एनक्लोज विद इन द क्यूब की वैल्यू आ गई। दिस द रिजल्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, वन लाइन यूजिंग गॉस लॉ वी आर गेटिंग द रिजल्ट। लेफ्ट हैंड साइड में ट्रेडिशनल फॉर्मेट में फ्लक्स निकालना है हमको E इंटू एस या इंटीग्रेशन E डॉट ds, और दूसरी साइड में q बाई एप्सिलॉन नॉट लेना है, एंड बीइंग अ क्लोज सरफेस गॉस लॉ से डायरेक्टली वी आर गेटिंग द रिजल्ट। सो यू नीड टू बी केयरफुल इन ऑल सच केसेस। एक केस इसी तरह का लेते हैं, थोड़ा सा ट्रिकी है बट हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट ने किया हुआ। आई वांट यू टू कैलकुलेट इट क्योंकि रिजल्ट सेम नहीं आएगा। इसका रिजल्ट निकालें और कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें एंड देन यू कैन डिस्कस वेदर यू आर गेटिंग द सेम रिजल्ट और नॉट। आइए आगे बढ़ते हैं, पोजी प्लीज क्लियर करें। थैंक यू पोजी। स्टूडेंट्स, जो अभी अभी हमने केस किया है उसी का एक मॉडिफाइड केस ले रहा हूँ, थोड़ा सा ओटीबीटी लेवल का केस है। इस तरह के क्वेश्चंस आपको रोडो में भी मिल जाएंगे, इधर उधर भी मिल जाएंगे, बट आई वांट यू टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इंडिपेंडेंटली बाय योर माइंडसेट और फाइनल आंसर रिजल्ट में पोस्ट कीजिएगा। दिस द क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, देयर इज अ स्फीयर जिसका रेडियस r है और इसके अंदर सेंटर से x डिस्टेंस पे p पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दिया हुआ है, इट इज ax³ प्लस b, और क्वेश्चन में पूछा गया इसके अंदर जो चार्ज डेंसिटी है विच इज वेरिएबल, तो रो x का वैल्यू यहाँ पे आपको निकालना है कि x डिस्टेंस पे यहाँ पे जो चार्ज डेंसिटी होगी वो क्या होगी। आई वांट यू टू जस्ट थिंक ओवर, स्लीप विद दिस, और पूरा डीपली इस क्वेश्चन को दिमाग में बैठाने की कोशिश करो। इस पे बेस कई सारी वेराइटीज आपके सामने आएंगी दैट आई विल बी टेकिंग अप इन द लास्ट लेक्चर ऑफ न्यूमेरिकल डिस्कशन ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। एक मैं पहले भी न्यूमेरिकल डिस्कशन
डिस्कशन ले चुका हूँ, मोर आई विल बी टेकिंग अप। उससे पहले काफ़ी सारी चीज़ें नेक्स्ट क्लास में हम कवर अप करेंगे। कंडक्टर एंड एनर्जी रिलेटेड टू कंडक्टर, कंडक्टर के इलेक्ट्रिक फील्ड, कंडक्टर के केसेस नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो अगला लेक्चर मिस मत करिएगा। और सबसे पहले इस क्वेश्चन के ऊपर अपना पूरा दिमाग लगा के सॉल्व कीजिए, जिनका किया हुआ है वो दोबारा करें, क्योंकि एक्सप्रेशन ऑफ फील्ड मैंने यहाँ पे एक अलग दिया है। और फाइनल रिजल्ट को आप कमेंट सेक्शन में डालिए। और जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, मल्टीपल थ्रेड ओपन मत कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। किसी भी एक स्टूडेंट ने पहले डाल दिया तो आपको उसी पे अपना डिस्कशन करना है। डू नॉट वेस्ट दी स्पेस इन द कमेंट सेक्शन, एक ही जगह करें। आपको अपना नया कमेंट लगता है, अच्छा लगता है, बुरा लगता है, जो भी है वो आप अलग से कमेंट कर सकते हैं। और अभी तक चैनल ज्वाइन नहीं किया तो इमीडिएटली सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लो, ताकि कोई भी वीडियो आपके पास पहुंचने में लेट ना हो। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। और माय डियर स्टूडेंट, अगेन आई वुड से पीजी वॉल्यूम 3 को फॉलो करो, साथ साथ दैट विल हेल्प योर ओवरऑल मेंटल टेम्परामेंट बिल्डिंग इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन है t.me/physicgalaxyworld, क्योंकि टेलीग्राम पे जो रेगुलर रिसोर्सेज आते रहते हैं वो जेईई प्रिपरेशन के लिए बहुत अल्ट्रा यूजफुल हैं। स्टे ट्यून्ड विद फिजिक्स गैलेक्सी। विश यू ऑल द बेस्ट।